गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल मंच पर। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद हमारा और आपका इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा से आमना सामना हो रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बीच का जो भी वक्त हम लोगों ने बिताया उसे हम लोगों ने उस वक्त से सीखा क्या, ये आज एक चर्चा का विषय हो सकता है, जिस पर आज पूरी दुनिया में वार्ताएं हो रही हैं, चर्चाओं का दौर चल रहा है। लेकिन अंतिम रूप से हम जिस निष्कर्ष पर पहुंच पा रहे हैं वो निष्कर्ष ये है कि प्रकृति के साथ अगर हम संतुलन बना करके नहीं रहते हैं, प्रकृति के साथ अगर हम सामंजस्य बनाकर नहीं रहते हैं और अगर वो प्रकृति हमसे प्रतिशोध लेने पर उतर आती है, तो फिर हमारे लिए इस परिस्थिति का सामना करना बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि आज के दौर में कोविड-19 ये केवल एक समस्या नहीं है, बल्कि आज कोविड-19 की समस्या विषाणु जनित एक विश्वव्यापी व्याधि का रूप ले चुकी है और इस व्याधि से निपटने के हमारे और आपके पास जो भी सीमित संसाधन हैं, वो संसाधन आज नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। लेकिन फिर भी इतिहास गवाह रहा है इस बात का कि इंसान ने हमेशा से अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना डटकर किया है और उससे हर बार उबरता रहा है। तो इस बार भी हम उबरते रहेंगे, बस ज़रूरत है कि हम सावधानी बरतें और जो भी अपेक्षित हमारे द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना चाहिए, उसके निर्वहन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। वैसे मैं अभिनव श्रीवास्तव आप लोगों को इस मंच पर जिस सब्जेक्ट से वाकिफ़ कराऊंगा, उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स या समसामयिकी। लेकिन करंट अफेयर्स की भूमिका आज किसी भी एग्ज़ाम में क्या है, मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर बात करके मैं आपका ये कीमती वक्त जाया करूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स की भूमिका किसी भी वनडे एग्ज़ाम से लेकर के सिविल सर्विसेज तक सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। और हाल फिलहाल में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो परिवर्तन हुए या जो होने प्रस्तावित हैं, उनके हिसाब से CET और PET के लागू होने के बाद 50% भूमिका करंट अफेयर्स एंड GS की हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर हम करंट अफेयर्स को अपने GS और उसके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे और कहाँ, अगर हम अपने समसामयिकी और करंट अफेयर्स को इससे जोड़ पाते हैं, तो हमारे लिए ये सब कुछ बहुत आसान हो सकता है। ऐसे में आज मैं आपसे चर्चा जिस समसामयिकी पर स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहला सवाल मैं उठाता हूँ कोविड-19 से ही। उदाहरण के लिए 22 और 23 फरवरी को हमारे देश में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, एक प्रकार का सम्मेलन था, एक समिट था, और इस समिट को हम लोग नाम देते हैं दोस्तों बायो एशिया समिट। ये नाम हम लोग इसे देते हैं। इस बायो एशिया समिट 2021 के अंतर्गत ये एक प्रकार का सम्मेलन है और इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था दोस्तों, वो 22 और 23 फरवरी सन 2021 को किया गया था। और 22-23 फरवरी 2021 को आयोजित इस सम्मेलन का अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौवा संस्करण था, तो पहला प्रश्न तो आपका ये बन जाता है कि ये सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो 22 और 23 फरवरी 2021 को ये आयोजित किया गया और इसे नाम क्या दिया गया है, तो आपके पास जवाब है इसका बायो एशिया समिट। यानी एशिया महाद्वीप, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े महाद्वीप, सबसे ज़्यादा जैव विविधता और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जनसंख्या को कवर करती है, इस महाद्वीप में हमारे यहाँ इस कार्यक्रम का 18वां संस्करण आयोजित किया गया है। ये भी एक सवाल बन जाता है दोस्तों, कौवा संस्करण आयोजित किया गया, तो आप इसका आंसर देंगे 18वां संस्करण आयोजित किया गया। और इसके लिए इस तरह का आयोजन जब कभी भी किया जाता है, तो किसी भी आयोजन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है उसकी थीम। और इस कार्यक्रम के लिए जिस थीम का हम लोगों ने निर्धारण किया है, ध्यान दें, उसका नाम है मूव द नीडल। आप जानते हैं कि भारत कोरोना की समस्या से उबरने के लिए वैक्सीनेशन पर बहुत हद तक निर्भर है और उसी की ओर हम देख भी रहे हैं उम्मीद भरी नज़रों से।
और अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने अब तक करीब 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है। लेकिन अगर यही आंकड़ा हम अपने देश में देखते हैं दोस्तों, तो भारत सिर्फ 100 दिनों के भीतर 14 करोड़ वैक्सीनेशन करने वाला दुनिया का एक देश बन चुका है और ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। लेकिन अगर हम 14 करोड़ के इस वैक्सीनेशन की उपलब्धि को देखें और इसकी तुलना करें अपने देश की जनसंख्या से, तो शायद ये नाकाफ़ी हो और हमें अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है पूरे देश की पूरी आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट करके कोरोना से या कोविड-19 से सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए। तो ऐसे में इसकी जो थीम आयोजित की गई है दोस्तों, वो थीम है मूव द नीडल। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आयोजन था, ये आयोजन किस विषय पर निर्भर था, किस विषय पर ये आधारित रहा है, अगर आपके सामने ये सवाल आता है तो ध्यान रखें कि कोविड-19 के कारण हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के सामने हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्य अवसंरचना है, उसके सामने किस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं और उसमें कैसे कैसे बदलाव हुए हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस छोटे से सवाल में, जिससे मैंने शुरुआत की आज की चर्चा की, इसमें आपके पास 4 से 5 सवाल बनते हैं। पहला कि हाल ही में विश्व में या किस महाद्वीप में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जो कोविड-19 के कारण हेल्थ सेक्टर के समक्ष आने वाले बदलावों से रिलेटेड था। तो आपका जवाब होगा बायो एशिया समिट। दूसरा सवाल, इसका आयोजन कब किया गया? तो आपका आंसर होगा 22 और 23 फरवरी 2021 को किया गया। तीसरा सवाल कि ये कौवा संस्करण था? तो भी आपका जवाब हो सकता है कि ये इसका 18वां संस्करण था, यानी कि हम लोगों ने ये सम्मेलन 18वीं बार आयोजित किया। चौथा सवाल आपका बन सकता है कि इसके लिए थीम क्या रखी गई? तो मूव द नीडल, ये जो है इसकी थीम रखी गई। और इसका अगर पूछता है आपसे कि उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों उद्देश्य आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका उद्देश्य है कोविड-19 के कारण विज्ञान के या जीव विज्ञान के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई हैं, उनमें कौन कौन से बदलाव आए हैं और कैसे हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड कर सकते हैं, ये चीज़ हम इससे समझ सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों पहला सवाल हुआ जिस पर हमने आपसे चर्चा की। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। और हमारा दूसरा सवाल इसी तरह के एक अप्रत्याशित या यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसे क्षेत्र से रिलेटेड है जिसकी दिन ब दिन लगातार मांग और डिमांड बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में डिमांड की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि हाल ही में हम लोगों ने पर्यावरण को लेकर के जो भारत और समस्त विश्व की जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं पर अगर आप गौर करें तो आप देखते हैं दोस्तों कि पूरे विश्व के समक्ष लगातार और बहुत तेज़ी से बदल रहे जो जलवायु की कंडीशंस हैं, जलवायु की जो परिस्थितियां हैं, ये भी कई तरह की चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। ऐसे में हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जैसी परिस्थितियों से निपट सकते हैं, इसको लेकर के अभी वर्चुअल सम्मेलन का आयोजित 3 दिन पहले जो है सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा और कार्बन उत्सर्जन में जो लक्ष्य उसने तय किए हैं उनको प्राप्त करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी भारत ने जाहिर किया है। ऐसे में अमेरिका का ये कहना कि हम भारत के साथ जलवायु परिवर्तन से उठने वाली या उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं, ये एक आशा का संचार करता है और एक बार फिर पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीदों से देख रही है। इस दिशा में कार्बन उत्सर्जन में अगर आप बात करें कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, किस क्षेत्र का, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा योगदान हम मानते हैं परिवहन क्षेत्र का है, क्योंकि परिवहन क्षेत्र या ट्रांसपोर्टेशन माल ढुलाई से लेकर के और यातायात तक दोनों तरह पर ये क्षेत्र जो है प्रभाव डालता है। माल ढुलाई और यात्री परिवहन की अगर हम बात करें तो दोनों स्तरों पर हमें ये बदलाव देखने को मिलता है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा योगदान है। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए भारत ने, आप देखिए कि थोड़े समय पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का गठन किया। और ये दोस्तों पहला ऐसा मौका है जब भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और विश्वव्यापी संगठन के निर्माणकर्ता की भूमिका में आ गया है, निभा रहा है, जो कि पूरी दुनिया में बदलते हुए जलवायु परिस्थितियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य को लेकर के काम कर रहा है।
तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये हो जाए भारत का प्रयास, या हाल के दिनों में अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें, ई वाहनों की बात करें, ई व्हीकल्स की बात करें दोस्तों, तो इस दिशा में भी भारत सरकार की प्रतिबद्धता देखी जा सकती है। नीति नियंताओं के द्वारा निर्मित जो भी पॉलिसीज़ हैं हमारी, उनमें भी हम ई वाहनों के विकास को बढ़ावा देने या उसे प्रोत्साहन देने के लिए जो नीतियां बनाई जा रही हैं उन पर भी नज़र डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ई वाहनों की बात कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है दोस्तों, वो है इलेक्ट्रिक वाहनों में जो हम लोग फ्यूल सेल इस्तेमाल करते हैं उनको लेकर के। और आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक वाहन में या किसी भी ऐसे उपकरण में जो विद्युत से चलते हैं, उसमें एक प्रकार के ऊर्जा स्रोत के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों लिथियम आयन बैटरी का। तो आप ये सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरी जो आपके मोबाइल में भी मौजूद है, जितना ज़्यादा उस बैटरी की कैपेसिटेंस होती है, जितनी ज़्यादा उसकी क्षमता होती है, उस आधार पर उसका बैकअप भी हमें मिलता है। तो अभी हाल के दिनों में भारत के एक राज्य में एक लिथियम के कुछ नए भंडारों का पता चला है। और अगर हम लिथियम के प्राप्त इन नए भंडारों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे दोस्तों कि इससे हमारी इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्मित करने की दिशा में जो फ्यूल सेल की एक बड़ी चुनौती थी, वो हल होती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही के क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो राज्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप लोग आंध्र प्रदेश का नाम जानते हैं। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का एक राज्य है और देखा जाए तो भाषाई आधार पर गठित होने वाले राज्यों में ये राज्य सबसे आगे है, सबसे ऊपर है, और पहले राज्य के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं इस रूप में जो गठित हुआ। तो आंध्र प्रदेश में आप देखिए कि कुछ समय पहले आपको यूरेनियम के नए भंडार मिले थे। यूरेनियम के जो भंडार हमें आंध्र प्रदेश में मिले थे दोस्तों, वो प्राप्त हुए थे हमें तुमलापल्ली से। ये अभी हाल फिलहाल की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन वहीं दक्षिण भारत का एक दूसरा राज्य भी है जिसका नाम है कर्नाटक। यहाँ से हम बात करेंगे दोस्तों। इस कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम है मांड्या जिला। तो कर्नाटक के इस मांड्या जिले में हमें हाल के दिनों में 1600 टन, ध्यान दीजिएगा 1600 टन की मैं बात कर रहा हूँ, लिथियम के नए भंडारों का पता चला है। लेकिन पूछेगा अगर कि ये भंडार कब प्राप्त किए गए, तो इसका जवाब भी आपके पास है दोस्तों, और वो है 11 फरवरी 2021 को। 11 फरवरी 2021 को कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में 1600 टन लिथियम के भंडार पाए गए हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि ये किस जगह पर पाए गए हैं, उस स्थान विशेष का नाम अगर आपसे ये पूछता है दोस्तों, तो ध्यान दें नाम क्या है आपके पास, मरला गल्ला अल पटना। नाम थोड़ा हास्यास्पद है, नाम सुनने में आपको थोड़ी सी हंसी आ सकती है, लेकिन दक्षिण भारत के नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दक्षिण भारत अपनी विविधता और खासकर नामों में जो विविधता हमें देखने को मिलती है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो मरला गल्ला अल पटना नाम की जो जगह है, अगर पूछता है किस जिले में, तो उसका जवाब है आपके पास मांड्या जिले में। किस राज्य में? कर्नाटक में। यहाँ पर कितना? 1600 टन लिथियम के भंडारों का पता चला है। ठीक है दोस्तों, लिथियम की, और ये प्राप्त हुआ हमें 11 फरवरी 2021 को। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है कि यहाँ से प्राप्त होने वाला जो लिथियम है वो किस प्रकार का लिथियम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल अगर आपको मिलता है कि किस प्रकार का या लिथियम का कौन सा प्रकार हमें प्राप्त हुआ है, तो देखिए 3 सवाल हमारे पास हैं। पहला नाम है हमारे पास लोपिडोलाइट। ठीक है दोस्तों, ये नाम पहला है आपके पास, ये लिथियम का पहला प्रकार है। उसके अलावा अगर आप दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा नाम है आपका एम्ब्लीगोनाइट, ये तीसरा प्रकार होता है, दूसरा प्रकार होता है दोस्तों। और अगर आप तीसरे प्रकार की बात कर रहे हैं तो इसका नाम है स्पॉन्ड्यूमिन। ये 3 चीजें आपको मिल रही हैं, लोपिडोलाइट, एम्ब्लीगोनाइट और स्पॉन्ड्यूमिन। ये 3 प्रकार के लिथियम हैं जो हमें प्राप्त हो रहे हैं कर्नाटक से। तो आप देखें इस क्वेश्चन में भी आपको 5 प्रश्न मिल गए। पहला सवाल कि
कि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती भारत के पास या भारत जैसे विकासशील देशों के सामने क्या है? तो आपका जवाब है फ्यूल सेल। दूसरा सवाल, फ्यूल सेल के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों में हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो इसका जवाब होगा आपका लिथियम आयन की बैटरी का। तीसरा, हाल ही में यूरेनियम के नए भंडार हमें कहां से प्राप्त हुए थे? आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली से। चौथा सवाल, किस राज्य में दक्षिण भारत के आपको लिथियम के नए भंडार मिले हैं? तो आपका जवाब होगा कर्नाटक। अगर जिला पूछता है कौन सा, तो भी आपके पास जवाब है मांड्या। और अगर पूछता है कितना भंडार, तो 1600 टन। और कब प्राप्त हुआ? तो 11 फरवरी 2021 को ये भंडार हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा कर रहा हूँ कि चूंकि हमारी और आपकी इस मंच पर पहली मुलाकात है दोस्तों, तो आज आप इसमें कितनी रुचि दिखाते हैं, इस वीडियो को आप कितना अप्रिशिएट करते हैं, हमारे आगे के प्रयास आपके इसी अप्रिशिएशन पर निर्भर करता है। इसी पर आधारित रहेगा कि अगर आप मुझे प्रोत्साहन देते हैं, मेरा समर्थन करते हैं इसे लेकर के, इस वीडियो को लेकर, तो आगे भी मैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको और इस तरीके जो है कंटेंट उपलब्ध कराने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताता हूँ। अगर आगे देखें, अगले सवाल की तरफ चलें, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग कल 26 अप्रैल की तारीख थी और 26 अप्रैल का दिन किस लिए हम याद करते हैं, ये चीज़ अगर आप लोग जानते हैं तो आप मेरे इस सवाल का उत्तर भी दे सकते हैं कि कल का दिन क्यों इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों, कल की तारीख में 26 अप्रैल सन 1970, ध्यान दें, 26 अप्रैल 1970 को कौन सा काम किया गया था वैश्विक स्तर पर? तो दोस्तों, इस तारीख को गठन हुआ एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है, जो कि बौद्धिक स्तर पर लोगों की रचनात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है। और इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है दोस्तों, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का जो आयोजन था वो कल की तारीख यानी 26 अप्रैल 1970 को इसका जो गठन किया गया था और कल हम लोगों ने इसकी वर्षगांठ जो है वो मनाई है। अगर आपसे इसमें सवालों की बात करें तो देखा जाए तो 2 सवाल तो यहीं पर हो गए आपके कि कब गठन हुआ इसका और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपसे तीसरा सवाल पूछता है कि इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष को कहा जाता है बेटा डायरेक्टर जनरल, इसे आप महानिदेशक कह सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो ध्यान दें उनका नाम है डैरेन टैंग। ये इसके वर्तमान महानिदेशक हैं आपके विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के। इसे दोस्तों अंग्रेजी में WIPO बोला जाता है। WIPO यानी होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका जो है पूरा नाम है। लेकिन सवाल आपके मन में ये भी होगा कि बौद्धिक संपदा का अर्थ क्या होता है, बौद्धिक संपदा का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्तियों को उनके बौद्धिक परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले जो अधिकार हैं, मान लेते हैं कि कोई रचनाकार है, कोई साहित्यकार है, वो किसी साहित्य की रचना करता है, कोई वैज्ञानिक है, वो कोई आविष्कार करता है, कोई खाना बनाने वाला व्यक्ति है, कोई शेफ़ है और वो कोई विशेष प्रकार का व्यंजन तैयार करता है, तो इन सब चीज़ों को हम एक प्रकार से उसकी बौद्धिक संपदा के रूप में प्रमाणित करते हैं। उसी की हम इसे मानते हैं कि इस पर यानी इस आविष्कार पर उस व्यक्ति का अनन्य अधिकार है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा सृजित की गई बौद्धिक संपदा पर उसका अनन्य अधिकार तो होता है, मतलब ये अधिकार उससे कोई छीन नहीं सकता, इसे कोई उससे चुरा नहीं सकता।
वरना ये इस प्रकार के लिए इसके समर्थन में बनाए गए कानूनों का एक प्रकार से उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए दूसरे टर्म्स हैं, उसके लिए दंड वगैरह का प्रावधान है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि सदा सर्वदा के लिए उसका नियंत्रण इस पर नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा बनाया गया जो भी आविष्कार है, उसके द्वारा जो भी रचना की गई है, वो रचना मानव हित में काम आनी चाहिए, मानव मात्र के विकास के लिए काम आनी चाहिए। तो इसे हम उसकी बौद्धिक संपदा के रूप में प्रमाणित कर सकते हैं दोस्तों। और नैतिक और वाणिज्यिक रूप से देखा जाए तो साहित्य, शोध या आविष्कार, इनमें से किसी की भी बात आप करें तो इन सबको प्रमोट करने के लिए ही ये दिन हम लोग मनाते हैं। वर्तमान में अगर आप इसके सदस्यों की बात करें कि कितने सदस्य हैं इसके, तो दोस्तों इसके सदस्यों की बात करेंगे आप तो 193 यानी 193 सदस्य हैं। और इसके अंतर्गत हम दो तरह से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। दो तरह से मतलब, पहला देखिए दोस्तों, पहला इसे हम बोलते हैं कॉपीराइट और दूसरा होता है पेटेंट। तो किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार को हम पेटेंट के अंतर्गत रखते हैं, उसको उस व्यक्ति के नाम से पेटेंट कराया जाता है। जबकि अगर कोई भी ऐसी रचना है जो भावनात्मक है, जो किसी भी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि लेखन, नारा या चित्र, मानचित्र, ऐसी कोई चीज़ है, प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो इसके लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वही शब्द होता है हमारा कॉपीराइट। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपने कोई रचना की है जो कि आपका कॉपीराइट है, तो ये कॉपीराइट सवाल पूछता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी क्या उसके द्वारा आविष्कार जो भी किया गया, जो रचना बनाई गई, जो रचना की गई, उस रचना पर उसका अधिकार कितने समय के लिए रहता है। क्या वो व्यक्ति अगर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उस पर जो कॉपीराइट था उसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट पर, क्या उसका कॉपीराइट समाप्त हो जाएगा? तो दोस्तों समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि ये कितने सालों के बाद समाप्त होगा। तो इसका जवाब है 50 वर्षों के बाद। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी रचना पर उसका कॉपीराइट कितने वर्षों के लिए मान्य होता है। अगर ये सवाल आपके सामने आता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं दोस्तों कि 50 वर्षों के लिए ये मान्य होता है। हालांकि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के गठन का जो विचार है दोस्तों, भले ही 1970 में इसका गठन किया गया, लेकिन ये विचार सन 1967 में आया था पहली बार। ठीक है, 1967 में जो है इसका पहली बार जो है दोस्तों विचार किया गया था। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, जिसे हमें और आपको ध्यान में रखना चाहिए, समझना चाहिए, वो ये है दोस्तों कि बौद्धिक संपदा वही बेहतर होती है जो मानव कल्याण से रिलेटेड हो, समस्त मानवों के कल्याण से जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों मेरी बातचीत इसी के साथ समाप्त हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का पूरा प्यार और पूरा समर्थन इस वीडियो को मिलेगा, आप इसे अप्रिशिएट करेंगे, और अगर आप इससे कुछ भी सीख पाते हैं, कोई भी जानकारी अगर आपकी बढ़ती है इसकी मदद से, तो उसके लिए आप सब भी प्रशंसा के पात्र हैं और मैं आभारी होऊंगा आपका। तो मेरी मुलाकात आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकार के रोमांचक जानकारी के साथ, रोचक कंटेंट के साथ दोबारा होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।